गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये लीगल वर्ड में आगे के वर्ड्स देखेंगे। पहला वर्ड है विस मेजर। विस मेजर ये लैटिन शब्द विस मेजोर, विस मेजोर एक लैटिन शब्द है, उससे बना है ये विस मेजर। विस मेजर का मतलब है नेचुरल एक्ट या एक्ट ऑफ गॉड, ईश्वरीय घटना, ईश्वरीय कृत्य या प्राकृतिक घटना। नेचुरल एक्ट, जितने भी नेचुरल डिसास्टर होते हैं, चाहे वह बाढ़ हो, भूकंप हो, बारिश हो, तूफान हो, जिसको आदमी चाह कर भी नहीं रोक सकता, उस घटना को विस मेजर कहते हैं। मेजर, मेजर ये मेजोर से बना है। इसका मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान है वो, जो चाहे करे। तो ऐसी कोई घटना जो व्यक्ति चाह कर भी नहीं रोक सकता, ऐसी घटना को विस मेजर कहा जाता है, एक्ट ऑफ गॉड। अब आप देखेंगे टॉर्ट के मामलों में आपने पढ़ा होगा, टॉर्ट के मामलों में ये एक अच्छा बचाव होता है। यदि किसी के ऊपर टॉर्ट का आरोप लगता है किसी कार्य के लिए, और वह कह दे या साबित कर दे कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है या मेरी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, यह ईश्वरीय घटना है, प्राकृतिक घटना है, नेचुरल डिसास्टर है, नेचुरल एक्ट है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो वह साफ बच जाएगा, उसको उसके लिए दोषी नहीं माना जाएगा। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं आप सुपीरियर फोर्स। An irresistible natural occurrence, an irresistible, जिसको रेसिस्ट न किया जा सके, जिसको रोका न जा सके, नेचुरल अकरेंस, नेचुरल अकरेंस प्राकृतिक घटना, दैट काजेस डैमेज और डिसरप्शन which cannot be prevented, which cannot be prevented even after exercising skill, care, diligence, diligence। ये जो मैंने अभी बताया उसको अंग्रेजी में उसको लिखा हुआ है। विस मेजर क्या होता है? एन इररेसिस्टिबल नेचुरल अकरेंस, जिसको रेसिस्ट नहीं किया जा सकता हो, जिसको रोका नहीं जा सकता हो, ऐसा कोई प्राकृतिक घटना, दैट कॉजेज, जो करती है डैमेज, किसी प्रकार का नुकसान, किसी प्रकार का डिसरप्शन, किसी प्रकार की बाधा, which cannot be prevented, जिसको रोका नहीं जा सकता, even after exercising skill, skill मतलब कौशल, केयर मतलब सावधानी, डिलीजेंस मतलब तत्परता, तमाम कौशल, सावधानी, विवेक, तत्परता बरतने के बावजूद जिसको नहीं रोका जा सकता, उससे कोई नुकसान होता है। मान लीजिए कोई बांध है और बारिश का पानी इतना तेज बहाव आया, बांध भर गया,
लबालब भर गया, उसमें पानी ओवरफ्लो हुआ और ओवरफ्लो के चलते बांध टूट गया, बांध डैमेज हुआ, टूट गया और बांध का पानी अचानक आया और किसी की फसल को या पूरे गांव को बहा ले गया। तो यहाँ पर ये घटना कैसी है? विस मेजर इंसिडेंट है। विस मेजर मीन्स जो ईश्वरीय कृत्य है, जिसको रोका नहीं जा सकता। अब इसको आप वाक्य, ये जो मैंने बताया है ये पूरा इसका मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है। वाक्य बनेगा इसका, दिस मेजर इज वन ऑफ द डिफेंसेस इन केस ऑफ टॉर्ट। अपकृत्य के मामलों में दिस मेजर और सारे जो बहुत सारे उपचार या बचाव के बहाने या बचाव के जो आधार होते हैं, उन आधारों में से दिस मेजर भी एक है। अर्थात दिस मेजर का सहारा लेकर भी बचाव किया जा सकता है। अगला वर्ड है हमारा वाइड। वाइड मीन्स शून्य, ऑफ नो इफेक्ट, जिसका कोई प्रभाव न हो, इनइफेक्चुअल, इनइफेक्चुअल, निष्प्रभावी, हैविंग नो लीगल फोर्स, हैविंग नो लीगल फोर्स, जिसका कोई विधिक प्रभाव न हो, इनइफेक्चुअल, निष्प्रभावी हो, ऑफ नो इफेक्ट, बिना किसी प्रभाव का, अर्थात शून्य, लॉ जिसको कोई कॉग्निजेंस न ले, जिस चीज का विधि में कोई अस्तित्व जिसका न रहे, उसको क्या कहते हैं? वाइड। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, वाइड एग्रीमेंट होते हैं। वाइड एग्रीमेंट की परिभाषा क्या है? एन एग्रीमेंट व्हिच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज वाइड। वाक्य आप बना सकते हैं, एन एग्रीमेंट not enforceable by law is void agreement। ऐसा एग्रीमेंट जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता, वह शून्य करार होता है। वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, वह शून्य करार होता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, जो एग्रीमेंट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या कहती है? एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब यहाँ पे इसको इनफोर्सेबल बाय लॉ कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। और शून्य करार क्या है? जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। माइनस एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो। दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं, माइनस एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है प्रारंभ से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अवयस का करार प्रारंभ से ही शून्य होता है। अब इसके बाद अगला शब्द है वाइडेबल। शून्य करणीय। अब ये भी आप कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूं। वाइडेबल
वाइडेबल मतलब ऐसा जो शून्य किए जाने योग्य है, शुरू से शून्य नहीं होता, लेकिन कोई पक्षकार के पास ऑप्शन होती है, वह चाहे तो माने चाहे तो उसको शून्य घोषित कर दे, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा यही है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज कॉल्ड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा करार जो किसी एक पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर प्रवर्तनीय होता है, दूसरों के विकल्प पर नहीं, शून्य करणीय संविदा कहलाता है। अब ये शून्य करणीय कहते क्यों है इसको? शून्य करणीय मतलब होता है शून्य किए जाने योग्य। उस संविदा में कुछ दोष होता है, जिस दोष की वजह से उसको शून्य घोषित किया जा सकता है, शून्य नहीं होता। किसी एक पक्षकार के पास विकल्प होता है कि वह चाहे तो उसको शून्य कर सकता है, अर्थात वो चाहे तो करे और चाहे तो ना करे। जब तक शून्य घोषित नहीं करेगा तब तक वह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन किसी न किसी के पास विकल्प होता है, और विकल्प क्यों होता है? क्योंकि सहमति जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दी गई थी, धारा 15, धारा 16, 17, 18, प्रपीड़न, असम्यक असर या अनड्यू इन्फ्लुएंस, कपट और दुर्व्यपदेशन, ये चारों ऐसे दूषित करने वाले तत्व हैं, सहमति को दूषित कर देते हैं। अगर संविदा के लिए जो सहमति ली गई है वह इन चारों में से किसी एक की वजह से ली गई है, किसी एक के प्रेरक तत्व होने के कारण, किसी को जबरदस्ती, किसी को अनुचित प्रभाव, किसी को कपट या दुर्व्यपदेशन से प्रभावित करते हुए उसकी सहमति ली गई है, तो जिस व्यक्ति की सहमति ऐसे ली जाती है उसके पास विकल्प है, उसकी ऑप्शन है, वो चाहे तो उसको माने चाहे तो न माने। इसीलिए इसको कहा गया है शून्य करणीय संविदा। That which may be avoided, अंग्रेजी में कहेंगे इसको that which may be avoided or declared void, जिसको शून्य घोषित किया जा सकता है या जिससे बचा जा सकता है, जिसको टाला जा सकता है, दरकिनार किया जा सकता है। आप इसका यूज कर सकते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट becomes voidable, कोई संविदा शून्य करणीय हो जाती है if consent to it caused by, अगर सहमति टू इट मतलब संविदा की, संविदा के लिए सहमति ली गई है बाई, अब वो चारों तत्व लिख दो, एक में कोई एक लिख दो, कोएर्सन ही पर्याप्त है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी लिख सकते हो, फ्रॉड भी लिख सकते हो और मिसरिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो। इन चारों में से किसी से भी यदि सहमति ली गई है, कंसेंट कोएर्सन की वजह से, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, फ्रॉड की वजह से या मिसरिप्रेजेंटेशन दुर्व्यपदेशन या गलत बयानी की वजह से, मिथ्या कथन की वजह से, तो वह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वाइडेबल हो जाता है। ये बन गया है आपका वाक्य। अगला वर्ड है वेवर। वेवर होता है एन इंटेंशनल रिलिक्विशमेंट, एन इंटेंशनल रिलिंक्विश
relinquish of a known right अधित्यजन अधित्यजन जब कोई अपने अधिकार को त्याग देता है उसको अधित्यजन कहते हैं। एंड इंटेंशनल जानबूझकर अपने अधिकार का त्याग करना उसको कहते हैं वेवर। किसी ने किसी को कर्ज दे रखा है तो वह उस कर्ज की भरपाई लेगा, और अगर कह दे कि मैंने आज से अपने कर्ज तेरे माफ कर दिए तो इसको क्या कहेंगे? वेवर। उसने वेव कर दिया, उसने राइट टू गेट द मनी बैक को वेव कर दिया, उसने अपने पैसे पाने के वापस पाने के अधिकार को त्याग दिया। तो ऐसा कोई व्यक्ति लॉ में यदि अपने अधिकार त्यागता है तो इसको वेवर कहा जाता है। अब इसका यूज, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर डज नॉट अप्लाई टू फंडामेंटल राइट। डज नॉट पूरा वैसे डजंट भी कह सकते हैं, डज नॉट अप्लाई टू फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में आप लोग पढ़ेंगे अधित्यजन का सिद्धांत फंडामेंटल राइट्स में लागू नहीं होता। दूसरा वाक्य बना सकते हैं आप, द कॉलेज गॉट ए स्पेशल वेवर। द कॉलेज गॉट स्पेशल वेवर टू एक्सटेंड द बिल्डिंग extend the building height limit। अब मान लीजिए शहरों में जो नगर पालिकाएं, नगर निगम वगैरह होती हैं, जो शहर के विकास प्राधिकरण वगैरह होते हैं, वो कुछ लिमिट लगा देते हैं कि भाई इससे ऊंची बिल्डिंग नहीं बनेगी इस कॉलोनी में, इस लोकलिटी में। अब हो सकता है किसी महाविद्यालय ने, किसी कॉलेज ने अप्लाई किया हो कि हमको इस शर्त से मुक्त कर दिया जाए, हमको इस शर्त से माफ़ी दे दी जाए, और उनको माफ़ी दे दी गई शैक्षणिक प्रयोजन की वजह से कि भाई किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप 2 मंजिल आगे बना सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? वेवर। द कॉलेज गॉट स्पेशल वेवर, उनको वेवर मिल गया, इस शर्त से माफ़ी मिल गई। कैसे? टू एक्सटेंड द बिल्डिंग हाइट लिमिट, कि वह बिल्डिंग की जो हाइट की लिमिट है उसको बढ़ा सके, उसको वृद्धि कर सके।